एम्फाइसीमा आपने सुना होगा पहले भी। ये एक ऐसा हमारे पास डिसऑर्डर है लंग का जहाँ पे एल्वेलाई डैमेज होना या एल्वेलाई ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब एल्वेलाई में क्या ख़राबी आती है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। एल्वेलाई नॉर्मली एक इलास्टिक वॉल रखने वाला स्ट्रक्चर है, यानी इसकी इलास्टिसिटी होती है इसकी वॉल्स में। एल्वेलाई स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से एट द बेस ऑफ लंग्स पे पाए जाते हैं। whenever you are inspiring the air, whenever you inspire some amount of air, so they get expanded, मतलब इनकी तादाद यानी इनका साइज थोड़ा सा फूल सा जाएगा। whenever you are going to expire some amount of air, तो ये वापस से श्रिंक हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कैसे? जब इसमें हवा आएगी तो दे कैन एक्सपेंडेड, जब इसमें से हवा निकलेगी दे गेट a little collapse या little smaller in size. This is a normal elasticity found in the walls of an alveoli. होता क्या है एम्फाइसीमा के पेशेंट में? उन पेशेंट्स के एल्वेलाई की वॉल की जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सारे एल्वेलाई एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। उम्र के लेट एजेस के अंदर वक्त के साथ साथ एल्वेलाई एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर बहुत से ग्रुप खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें एल्वेलाई की जब वॉल की हम बात कर रहे हैं तो जब उसकी इलास्टिसिटी लूज होती है तो ये रिजिड हो जाते हैं। रिजिड मतलब सख्त हो गए, इनमें इतना अच्छा एक्सपेंशन और कोलिजन पाया नहीं जाता। तो इनकी सराउंडिंग में जो कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं जो एल्वेलाइज को, उनमें ब्लड का फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो भी कम हो गया, डिमिनिश्ड लिखा है मैंने, ख़त्म हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है अब द एल्वेलाई इज नो मोर बी वायबल एनी मोर, मतलब द एल्वेलाई इज नाउ कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिन लोगों को ये होता है वो ओल्ड एज यूजुअली होते हैं और क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, पुराने, मतलब बचपन से बीड़ी पी रहे हैं या गुड़ 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 हुक्का पी रहे हैं बचपन से, देखा होगा आपने। और वो अगर आप कभी गौर करें ऐसे सारे बाबाओं को, जो बाबा जी होते हैं सारे, ओल्ड एज हो चुकी हो लेकिन हुक्का फिर भी पी रहे होते हैं, उड़ करके छोड़ रहे होते हैं, सिर्फ सोते हुए शायद वो भी बराबर में रखा हुआ होता होगा, उठ के पीते होंगे, फिर नींद आती होगी। लेकिन आपने अगर ये गौर किया, उनसे बात करते हुए कभी बातचीत की हो या उनको बात करते हुए कभी देखा हो, तो वो लोग जब इंस्पायर तो नॉर्मली करते हैं जैसे सब करते हैं, मगर एक्सपायर करते वक्त और गौर कीजिएगा जो बताने जा रहा हूँ, एक्सपिरेशन पे दे आर लाइक दिस, यूँ करते हैं। कभी देखा? नहीं देखा? कभी गौर करना। अगर किसी को एम्फाइसीमा, दे वांट टू एक्सपायर मोर बट दे कांट, तो देयर लिप्स आर ऑलवेज लाइक दिस, पफिंग, यूँ करते हैं वो। इसकी वजह से उसको कहते हैं पिंक पफर्स। क्यों? हवा जाने वाली तो सही है, तो बचा कुचा टेढ़ा मेढ़ा जो ख़त्म किस्म का जो फेफड़े के अंदर जो एल्वेलाई पड़ा होगा उसमें हवा आएगी तो वो यूँ तो हो जाएगा, मगर वो रिजिड पड़ा हुआ है, इलास्टिसिटी कमज़ोर हो गई है, ब्लड फ्लो ख़त्म हुआ हुआ है। अब एक्सपायर भी तो करना है। एक्सपायर तो जब अच्छा कर पाएंगे कि जब एल्वेलाई साथ देगा, एल्वेलाई साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ की हवा जो अंदर ली थी वो हवा जमाई है, एक्सपायर कम हो रही है। तभी इनके पास ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें नॉर्मली इनका एक ख़ास वॉल्यूम ऑफ लंग ज़्यादा होता है आम लोगों के मुकाबले में। अब वो कौन सा है?
ये सब लिखा हुआ है, पूछ के भी गया था लास्ट क्लास में। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग है, जो कि आम लोगों के मुकाबले में इनकी बॉडी में कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ये भी भूल गए होगे, बोल दो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा हमने कभी ज़िंदगी में, नहीं देखा हमने। इट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर present in the lung even after the forceful expiration, which is approximately of around 500 ml to 1 liter. इनकी बॉडी में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है सर? एम्फाइसीमा का पेशेंट अगर सिगरेट छोड़ दे, सब चीज़ें सही हो जाएं, ऑक्सीजन थेरेपी पे रखते हैं इनको, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है इनकी बॉडी में, तो क्या ये ठीक हो जाएंगे? इट इज़ एन इरिवर्सिबल स्टेज। एल्वेला एक दफ़ा ख़राब हुआ, वापस से रिवर्स हो के भले आप इसके स्मोकिंग सेसेशन करा दें, अब कोई फ़ायदा नहीं है। एल्वेला ख़राब हो गया, तभी वो रोकते भी नहीं, पीते रहते हैं, ओके ओके अब क्या करना है, अब तो हो गया जो होना है। बताना ही चाह रहा हूँ कि हम इसकी ट्रीटमेंट में स्टॉप ज़रूर कराते हैं ये सब चीज़ें, कार्सिनोजेन, स्मोक्स वगैरह जो भी इनहेलेशनल एजेंट हैं, लेकिन इससे कम्प्लीटली लंग और एल्वेला सही नहीं हो जाता। ये मज़ीद डिजीज़ बढ़ती है, आप इसे रोक सकते हैं मज़ीद बढ़ने से। ये आप सबको आता है, इसको मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, आता ही होगा यार ये सारा। तो लंग कैंसर ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ सिगरेट पीने से हो, ये स्मोकर्स को हायर रिस्क है होने का, लेकिन ये नॉन स्मोकर्स को भी हो सकता है जिसमें रिस्क लो है। क्यों? क्योंकि कैंसर, लंग कैंसर जो है ना, व्हाट इज़ अ कैंसर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। एक सेल का एबनॉर्मली डिवाइड करना। जब एक सेल एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू करता है तो वो कैंसर कहलाती है स्टेट, जिसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? जिसकी कॉजेज़ हैं, कॉज नंबर 1 फॉर एग्जांपल म्यूटेशंस, कॉज नंबर 2 एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, डीएनए डैमेजेस और कार्सिनोजेंस। उसमें से जो आप ये बोलते हैं कार्सिनोजेन में से, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कार्सिनोजेनिक एजेंट। स्मोक contains some carcinogens, but we do have some many other causes for cancer. It can occur anywhere in the body. If it occurs in the lung, so it is called as lung cancer. Clear है बात? अब now what are the symptoms of this patient? किसी को लंग कैंसर हुआ है, आपका ही मरीज है, सिम्टम्स क्या क्या होंगे भाई? What is the primary classical symptom of any cancer patient which is found in each and every cancer patient? हर कैंसर पेशेंट कफ के साथ तो नहीं होगा, लेकिन लंग कैंसर में आपको मिलेगा कि यूजुअली क्या होगा, कफ हो सकती है और फटीग मिल सकता और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिल सकता है। वेरी गुड। और
अब एक वो जो लंग कैंसर में मिलेगा और हर कैंसर में मिलेगा, जो मैं पूछना चाह रहा था। वेट लॉस, वेट लॉस भी होता है बड़ा सीवियर इनको, तेज़ी से। बाकी नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, ये भी कॉमन है हर कैंसर के पेशेंट में। तो ये हो गया भाई कैंसर को। अब आप ये बताएं कि आपने डायग्नोज कैसे किया कैंसर, व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। आपके पास आपका पेशेंट लंग कैंसर का है, तो आप डायग्नोसिस बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस बनाते वक्त आपने सबसे पहले क्या पूछा पेशेंट से, उसकी सारी, फिर आपने क्या क्या देखे उस पेशेंट के अंदर कौन कौन से क्या मिल रहे हैं आपको, और फिर क्या मिल रहे हैं कौन कौन से आपको। अगर वो मैच कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास आप क्या कराते हैं, सिंपल क्या चीज़ देखेंगे आप, फिर आप क्या देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट MRI का। अगर आपको इस चेस्ट एक्सरे के बाद MRI में मिल गया, रिपोर्टिंग आ गई कि भाई यहाँ पे कोई ट्यूमर या कोई कैंसर सेल हैं जो कि मास है, जो कि लंग में है, इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, इसको और मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप क्या करवाते हैं? बायोप्सी। नहीं सुना कभी? इसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब क्या इस वर्ड का, पढ़ते हो ना आप ये ब्रांचेस ऑफ साइंस में, स्टडी ऑफ दोज टिश्यूज, स्टडी ऑफ दोज सेल्स विच कैन कॉज डिजीजेस, हिस्टोपैथोलॉजी। ये वो हैं सेल्स की स्टडी जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आपने ये बायोप्सी सैम्पलिंग करी और वो नमूने दे के भेज दिया, वहाँ माइक्रोस्कोप में स्टडी हुई, भाई ये सेल तो कंफर्म कैंसर सेल हैं। अब बंदे को कंफर्म हो गया कैंसर, मुबारक, आपने बता दिया उसको आपको कैंसर है। पूछेगा डॉक्टर साहब मेरे पास कितना टाइम है, आप बोलेंगे 6 महीने, 4 महीने या 3 दिन, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, तो ये आप इस तरह नहीं बोलते जब तक आपको ये ना पता हो कि कैंसर का स्टेजिंग क्या है। स्टेज बोलते हैं ना, स्टेज कौन सा है, किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ था। स्टेज 1 था, चौथे तक मरा है वो, या डायग्नोज ही चौथे स्टेज पे हुआ, कुछ दिनों में कुछ महीनों में मर गया, तो वो अलग अलग बात है। अब व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर आपको पता है कीमोथेरेपी आती है, रेडियोथेरेपी आती है, और सर्जिकल एक्सीजन आता है। जब भी कभी कैंसर का लफ्ज़ आए तो कैंसर के लफ्ज़ के अंदर 2 तरह के वर्ड होते हैं। एक होता है ट्यूमर और एक होता है कैंसर जो नॉर्मली आप सुनते हैं। एक वो जो स्प्रेड ना हो सके, एक वो जो कि स्प्रेड हो सकता हो। ये तो मैंने बड़ी घटिया और कॉमन लैंग्वेज में बात की है। जो असल वर्ड है इन दोनों लफ्ज़ को डिफाइन करने के लिए वो है नॉन मेटास्टेसाइज और एक है मेटास्टेसाइज, यानी जहाँ पे मेटास्टेसिस मिले, फैलने वाला, और नॉन मेटास्टेसिस ना फैलने वाला। क्यों? क्योंकि ये होते हैं कैप्सुलेटेड, ये इसलिए नहीं फैलते, इनके सराउंडिंग में कैप्सूल होता है, और ये कौन से होते हैं? नॉन कैप्सुलेटेड। इनका साइज और नंबर इन सब की ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे साइज भी बढ़ सकता है, इनकी तादाद भी बढ़ सकती है, इन सब चीज़ों की ग्रोथ होती है।
इसमें आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो. Treatment may not required sometimes in case of tumor. If they are not increasing in size, if they are not painful, if they are not doing anything harmful for you, for your body, so let it be there. कुछ नहीं होता इसका. इसके लिए कंडीशन यूज़ करते हैं बेनाइन. बेनाइन ट्यूमर्स के लिए वर्ड ये बेनाइन भी यूज़ करते हैं जो ना फैलें. और ये दे ऑलवेज मे रिक्वायर्ड सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस. इनको कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़रूर चाहिए होता है, जो कि आपने पढ़ा कि कौन सा. आगे बढ़े. मुझे पूछना ये है कि कोई समस्या अगर मैं क्लास में बिजी हूँ, मुझे तो याद नहीं आया था इसलिए कॉल कर दी कि ना बच्चों को बुला सकते हो फिर अभी 7 बजे उनको बुला लें. 7 से 8, 8:30 जो भी होगा ना बुला देना. ठीक. और मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप. 7 बजे से 8:30 बोलना. ओके अभी ठीक. आ जाना. जी भाई कोई सवाल. ये क्या लिखा है. इसको पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर अस्थमा बोलते हैं और वैसे ये एज़मा कहलाया जाता है. जो आपका दिल करे आप कहिएगा. मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे एज़मा कहें तो बेहतर है, या फिर दमे का मर्ज़ कह लें वो बेहतर है. उर्दू ज़बान में इसे दमे का मर्ज़ भी कहते हैं. व्हाट इज़ एज़मा है क्या. होता क्या है, मरज़ होता है. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियोल्स को कहते हैं, जिसमें क्या होगा भाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. कौन सा साउंड मिलेगा, वीजिंग या फिर वीज साउंड्स इन द चेस्ट. सीटी जैसे बजती ना बारीक सी, इनके सीने में से, चेस्ट में से ऑस्कल्टेशन करते वक्त. ऐसे नहीं कि आप दूर बैठे हो और सीटी यहाँ बज रही होगी आपको आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं होगा. मतलब आप जब स्टेथोस्कोप से, जब बड़े स्टेथोस्कोप 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 स्टेथोस्कोप
एनीबॉडी नोज? नोबडी नोज। हार्ट बीट सुनने के लिए होता है, मैं तो भी बोल रहा हूँ चेस्ट सुनने के लिए होता है। एनीबॉडी नोज व्हाट इज स्टेथोस्कोप? पढ़ा होगा यार, लिखा होगा तुम्हारी किताबों में, इंटर फर्स्ट ईयर कहीं मैंने नहीं लिखा हुआ? स्फिग्मोमैमोमीटर लिखा है? ये क्या होता है? ये नहीं पता तुम लोगों को? यार करने क्या बैठे हो तुम लोग फिर? मतलब मैं यहाँ पे सर्कस कर रहा हूँ जो हर चीज बताया जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे टिकट लगा हुआ है यहाँ पे कोई अलग? मुंह उठा के बैठ के बस छापने के लिए आ जाते हैं क्लास के अंदर। व्हाट इज स्फिग्मोमैमोमीटर? पढ़ाऊंगा नहीं मैं आगे अगर ये नहीं बताया अभी। बच्चे बोले नहीं पढ़ा है, हमें हम नहीं बैठेंगे, हम भी बैठे रहेंगे। सही बोल रहे हो यार, कुछ किसी ने बोला होगा, कुछ तो बोला होगा। अबे यार ब्लड प्रेशर के आला का साइंटिफिक नेम है। ब्लड प्रेशर चेक करने का जो आला, आला इज नॉट वेरी आला, मतलब इंस्ट्रूमेंट, उसका मेडिकल साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम स्फिग्मोमैमोमीटर। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, मैं कोई किताब से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ जो जिसमें दो टूटियाँ होती हैं और एक आगे लटक रहा होता है, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। ठीक है, खैर बात क्या कर रहा था, कहाँ तुम लोग ले जाते हो? क्या कर रहा था मैं बात? हाँ, आप स्टेथोस्कोप से जब आप चेस्ट यानी लंग्स को सुनते हैं ड्यूरिंग ब्रेथ्स, तो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि बेटा सांस लो, बोलते बेटा सांस लो और जोर से सांस लो बोलते हैं सांस लो, ऐसे ऐसे जब कर रहे होते हैं तो वो कुछ सुनते हैं अंदर। तो अंदर एक बाज़ औक़ात CTC अगर किसी की आ रही हो मुस्तकिल, तो उसका मतलब है वो वीजेज है। अलग अलग साउंड्स होते हैं, अलग अलग बीमारी में कौन कौन सी चेस्ट बीमारियाँ अलग अलग हैं, तो उसमें अलग अलग साउंड मिलेंगे। एनीवेज, तो ये वीजिंग साउंड्स यहाँ पे मिलते हैं, एज़मा की ख़ास निशानी है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं यहाँ तक पहुँच गया, गलती हो गई मुझसे, मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि एज़मा बाय बर्थ है या फिर एक्वायर्ड है? एज़मा दमे का मर्ज एक्वायर्ड है या पैदाइशी होता है? दोनों हो सकता है। कंजेनाइटल भी है और एक्वायर्ड भी है। कंजेनाइटल है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसके बच्चे के पास कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, मतलब घर में पहले से ख़ानदान में अम्मा अब्बा को या किसी को पहले से हो। एक्वायर्ड में क्या चांसेस हैं? क्यों हुआ हो? पहले नहीं था, उम्र के समय बाद जाकर आगे जाके हो गया। तो हो सकता है वो बच्चा किसी न किसी चीज़ से क्या हो, एलर्जिक। जैसे आप पढ़ाई से क्या हैं, ये क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ाई से क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? एलर्जिक हैं आप। जैसे आप पढ़ाई से बच्चे से बोल रहे हैं, इसी तरह कुछ लोग भी एलर्जिक हो सकते हैं। किस किस चीज़ से? फॉर एग्जांपल डस्ट से, फर से, फेदर से, डेंडर से, मतलब कोई स्टूल, कोई फीकल मैटर, फीकल मटेरियल से भी हो सकता है, कोई एनिमल फीकल मटेरियल हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, पॉलेंस से, या देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू विच अ पर्सन कैन गेट एलर्जिक विच कैन कॉज एज़मा। तो वो बहुत सारी एक्वायर्ड कंडीशंस हैं। अच्छा अब मुझे बताइए कि इस पेशेंट के अंदर बाज़ औक़ात एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, एमरजेंसी अटैक, जैसे दिल का दौरा पड़ता है, जैसे दमे का दौरा भी पड़ता है। एमरजेंसी अटैक ऑफ एज़मा इज कॉल्ड एज डैश। MD कैट का सवाल है ये। क्या क्या बताऊँ, ये एक्स्ट्रा पैसे लेने चाहिए मुझे तुम लोगों को ये बताने के लिए बात, क्योंकि एक्यूरेट वो बात है, ऑन स्पॉट यही सवाल आएगा। विच में लीड्स टू डेथ, मतलब कि ये फेटल कंडीशन है। फेटल कंडीशन समझते हैं आप, जिससे मौत वाक़ई हो जाए। जिसमें क्या हो जाता है, अचानक सिवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में,
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है SOB, उसको क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं स्टेटस, पढ़ के सुना, स्टेटस एजमेटिकस, दमे का दौरा, इमरजेंसी कंडीशन, अस्पताल जाना पड़े, ऑक्सीजन लगवानी पड़े, एडमिट होना पड़े, फिर जाके वो सही हो, सिवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ SOB, ठीक है। स्टेटस एजमेटिकस कहते हैं, इससे मौत भी वाक़ई हो जाती है अगर ऑक्सीजन ना मिले, ट्रीटमेंट ना मिले, मर जाएंगे आप। और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव? वेरी गुड। उस इनहेलर में क्या होता है, दवा क्या होती है? द यूज़ ऑफ इनहेलर्स, द यूज़ ऑफ इनहेलर्स में क्या होता है, कौन सी ड्रग्स होती हैं वो? ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इस डिजीज़ में क्या हो रहा था, अभी बताया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो बेहतरी के लिए हम वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्रोंको डायलेटर्स हों। और स्टीरॉयड थेरेपी, इस पेशेंट की ख़ास निशानी होती है कि ये एपिसोडिक हिस्ट्री देता है। मतलब पता है इसका? खासकर ये मरीज़ आएगा किसी डॉक्टर के पास और कहेगा, डॉक्टर साहब मैं कुछ अर्सा सही रहता हूँ, कुछ अर्सा मेरे को ख़राब हो जाता है, सर्दियाँ आती हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस चलने लगता है, या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी आती है, मौसम तब्दील हो रहा होता है, बाहर का मौसम आता है, मेरा अजीब सा हो जाता है, वो खड़ने लगता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये बड़ा क्लासिकल साइन भी देता है कि इसकी हिस्ट्री एपिसोडिक है, सीजनल रिलेटेड है, सम टाइम, वो भी आजमा का। आगे बढ़े। अभी तो कल आई थी 12 से 1:30 जो होता है वही होता है ना मेरा टाइम, 12 से 1:30।
तो भाई नमोनिया सुना होगा आपने। व्हाट इज नमोनिया? नमोनिया इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर सैक, जहाँ पे इन एयर सैक के अंदर तो पानी यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बनना है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसको कलेक्टिवली आप नमोनिया कहते हैं। मतलब वो जो एयर सैक है, एयर कैविटीज़ हैं, अगर वहाँ पे कुछ उस जगहों के ऊपर फ्लूइड फिल्ड होने लग जाए तो वो कंडीशन नमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंजाई से भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल नमूनिया देखा जाता है, और ये बैक्टीरियल नमूनिया खतरनाक भी होता है। बहुत सारे एजेंट से नमूनिया कॉज करने वाले, एक मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा एजेंट, मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी। नजर आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी ये नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी के साथ नीचे लिखा है वेरियस टाइप्स होती हैं अलग अलग। लोबार नमोनिया अलग है, हॉस्पिटल एक्वाइर्ड अलग है, कम्युनिटी एक्वाइर्ड नमोनिया अलग है। यानी कुछ लोगों को नमोनिया गए वो किसी और मर्ज़ के साथ होते हैं इलाज के लिए अस्पताल, वहाँ जाके उनको फेफड़ों का मर्ज़ लग जाता है। हॉस्पिटल में भी बहुत से जरसूमे होते हैं। हॉस्पिटल खुद एक ऐसी जगह है जहाँ पे घूमने की जगह नहीं है, ये जो लोग तफरी करने आते हैं, आओ यार वो एडमिट है देख के आते हैं, यार वो एडमिट है देख के आते हैं। वो तो बेचारा वो खुद ही बीमार बैठा हुआ है और लोग वहाँ पे कचेरियाँ करने जाके बैठ रहे होते हैं। तो वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भी जरसूमे होते हैं, जहाँ से आप जो आप घर में ले जाते हैं, या फिर जिस जगह होती है वहाँ पे जो मरीज़ रह रहा होता है उसके आबो हवा के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि बीमारों की जगह है हॉस्पिटल, बीमार होते हैं वहाँ पे। तो ये इसी तरह जो हॉस्टल्स में रहते हैं या जो छोटे छोटे घरों में एक कमरे में या क्लोज कैपेसिटीज़ में रहने की वजह से भी, बहुत कंजेस्टेड अगर रहने की वजह से भी अगर एक को होता है तो वो नमूनिया इजीली स्प्रेड होता है उसी घर के दूसरे मेंबर को। वो वाले नमूनिया का बैक्टीरिया अलग है, उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड भी कह सकते हैं, जो क्लोज्ड कॉन्टैक्ट की वजह से लगा हो। इसलिए लोबार नमूनिया लिखा हुआ है। लोबार नमूनिया का मतलब होता है कि जब कभी हमारी लंग का कोई एक ख़ास सेगमेंट, लोबार मतलब लोब, समझते हैं आप? लोब्स पढ़े थे ना आपने, राइट लंग में 3 थे और लेफ्ट लंग में 2 थे। When the entire lobe of a lung is involved, for example the entire patch, that means it is kind of a lobar pneumonia. The entire lobe is involved. Now, what are the treatment options? We can use antibiotic for bacterial, the antiviral for viral, antifungal for the fungal treatment options. Mostly antibiotic therapies चलती हैं, साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड चलती है। ये किन लोगों, किन एज ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? एक ओल्ड एज ग्रुप को और एक न्यूबॉर्न्स, और दोनों में ही होना ख़तरे की कहानी होती है, दोनों में ही मौत वाक़ हो जाती है। दे आर वेरी मच हैविंग सेंसिटिव लंग्स, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी। बूढ़ों के भी लंग्स भले ज़िंदगी गुजार चुके हों, बार बार बीमार पड़ सकते हैं, उनके लंग्स आर जस्ट लाइक द बेबी लंग्स, तो मौत वाक़ हो जाती है नमूनिया से। इन मरीज़ों को एक बड़ा ख़ास सिम्टम मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये SOB मैंने लिख दिया है, साथ में कफ, मैंने नहीं लिखी, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ोगे तो खुद ही याद आ जाएगा। कफ है, स्प्यूटम प्रोडक्शन है, फीवर है, ये तो होगा ही होगा ना। जो ख़ास निशानी है वो ये है कि इनको सीना भारी भारी सा और सीने में दर्द सा लगता है, चेस्ट टाइटनेस लगती है नमूनिया के अंदर। और किस डिजीज़ के अंदर चेस्ट हैवीनेस या चेस्ट पेन होता है? ब्रोंकाइटिस, चलो मान लेते हैं सही है। और कहीं से भी डिजीज़ बता सकते हैं आप रिस्पिरेशन के अलावा भी। कौन सी ऐसी डिजीज़ या कंडीशन है जिसमें चेस्ट पेन होता है? स्ट्रोक, अलग है। हार्ट अटैक में होता है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर डिफरेंट। मायोकार्डियल infarction, not infection, infarction.
नो डू नॉट इन्फेक्शन, गंदी बातें नहीं, इन्फाक्शन है। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन MI कहते हैं हार्ट अटैक को, उसमें चेस्ट पेन होता है। मुझे लगा ये तो फ़ौरन ही जवाब दे दोगे, मगर इतने सुस्त की तरह जवाब दिया, मुझे नींद आने लग गई है। दूसरा जवाब चाहिए मुझे। और एज़मा में होता है तो ख़ास नहीं, चलो ज़बरदस्ती का मान लिया। अच्छा, और किसमें चेस्ट पेन होता है? हमारे तो रोज़ाना चेस्ट पेन होता है रात में ना, हम रील देखते हैं, हमारे चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, सीने में दर्द उठता है सर, रात में नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, और दिल जो ऐसा डूब रहा होता है कि ऐसा कहीं ना हम डूब रहे हों, कलेजा मुंह को आया हुआ होता है, कलेजा और दिल फड़क रहा होता है ना रात के टाइम के ऊपर, अजीब सी कैफियत होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती सर। बड़े कॉमन सिम्टम है आपकी एज ग्रुप के अंदर ये बच्चों को। जी बेटा बोले बोले, आपको भी ये सिम्टम होते बेटा रात में? बोले बोले क्या जवाब? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें चेस्ट पेन और होता है? एंजाइना, एंजाइना, ANGINA, पूरा नाम होता है इसका एंजाइना पेक्टोरालिस, सीने में दर्द होता है। इसका ताल्लुक इस चैप्टर से नहीं है। चेस्ट पेन,
अच्छा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बेसिकली दोनों के दोनों हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, एक सवाल और मुझे याद आ रहा है आपके एमडी कैट में, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, शायद मैंने बीच में आपको बताया भी इसके बारे में। अगर नहीं याद आ रहा तो घर जाके पढ़ना है इसको, इस वर्ड को। ये ज़रूर पढ़ना। प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने वाले या उसकी वजह से उसको डिटेक्ट करने वाले। कहाँ होते हैं? क्या करते हैं, लोकेशन क्या है, ये सब पढ़ के आओ, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा इधर। ऑक्सीजन हमारे पास यूजुअली जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्स के अंदर होती है, विच इज़ व्हेन द हीमोग्लोबिन इज़ कंबाइंड टू द ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्स कहलाया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वो हीमोग्लोबिन खुद इटसेल्फ क्या चीज़ है, ये जो एचबी का वर्ड यहाँ पर आया है, हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? इट इज़ मेड ऑफ टू थिंग्स। व्हाट इज हीम? हीम इज एन आयरन एंड बी स्टैंड फॉर व्हाट इज ग्लोबिन? ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एफ, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब हम छोटी उम्र में होते हैं हमारा हीमोग्लोबिन अलग फॉर्म का होता है, अलग टाइप का होता है। एज वी ग्रो ओल्डर हमारा हीमोग्लोबिन अलग टाइप का होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर चेन्स पाई जाती हैं, कुछ अल्फा, बीटा एंड डेल्टा चेन्स। यहाँ पे एक सवाल पूछूं, पता नहीं आपको आता हो कि नहीं आता। हीमोग्लोबिन पढ़ाई दिया अगर मैंने, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के कार्बन नंबर 2 पे अगर म्यूटेशन होगी तो कौन सी डिजीज होगी? जी, बच्चों ने जवाब दिया है अभी तक, सिकल सेल एनीमिया। किसी ने और कुछ कहना है या बताऊं? ये सही है कि गलत बताऊं? किसी ने और कुछ कहना है, यही कहना है? तो जवाब आपका गलत है। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? पीछे, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? कैसे? यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो अभी इन लोगों ने एक जो जुमला बोला वही बात पे बात पूछ रहा हूँ। सिकल सेल एनीमिया क्या है? बता भाई, सिकल सेल एनीमिया। डस्टर फेंक के मार दूंगा मुंह पे, नहीं तो पढ़ते नहीं यार तुम।
घटियापन कर दिया आखिर में, सही बोलते बोलते तुमने। तो वो क्या है पॉइंट मीटिंग? यही नहीं पता जी भाई। हीम डिसलोकेट हो रहा है, हमने तो अब तक पढ़ा था जॉइंट डिसलोकेट होता है, तुमने आज हीम डिसलोकेट कर दिया है। हमने पढ़ा था कि जॉइंट से डिसलोकेशन होती है किताबों में, आज हम पढ़ रहे हैं हीम डिसलोकेशन। वैसे अच्छा जुमला है, बुरा नहीं है, बट ये जवाब नहीं है। म्यूटेशनल चेंज की वजह से, मेरी बारी सही जी, क्या हाँ, क्रोमोसोमल म्यूटेशनल चेंज है, क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है, जिसमें एक म्यूटेशनल चेंज है जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड वैलीन से रिप्लेस हो जाता है। और ये अगर तुम लोगों को एमडी कैट में ये जुमला नहीं आता है तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पास पेपर तो शायद देखे ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तुम लोग को ये सवाल नहीं पता आज तक। इतनी दफ़ा सवाल आया भाई एमडी कैट। अब सब लोग के लिए मैं ताली बजाता हूँ। अब सब लोग के लिए ताली बजाता हूँ। इंटर में भी पढ़ा है और एप्टीट्यूड में भी नहीं बता पा रहे। ग्लूटामिक एसिड वैलीन से रिप्लेस होता है, जिसकी वजह से सिकलिंग होती है आरबीसीज की, जिसकी वजह से आरबीसीज के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से एडहेसिव प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, और वाइल थ्रू पासिंग थ्रू अ नैरो ब्लड कैपिलरीज द आरबीसी गेट्स क्लम्प्ड एंड क्लस्टर्स सो दे कैन इजीली ब्रोकन डाउन, इट मे लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द एनीमिया कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं था, मैं कुछ और पूछ रहा था, मगर आप लोग कुछ भी नहीं आता, आप सब जाहिल हो। मैंने पूछा ये था, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के कार्बन नंबर 2 पे म्यूटेशन हो जाएगा, तो उसका जवाब जाहिल ये है। अब ये भी नहीं आता होगा, थैलेसीमिया। कुछ नहीं आता आप लोग को जवाब नहीं दे सकते, बेसिक सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन है, बता दिया मैंने, याद रखना। ग्लूटामिक एसिड वैलीन से रिप्लेस होता है, रट लो ये। और व्हाट इज थैलेसीमिया? अगेन अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, बट व्हाट इज इट? इन दिस म्यूटेशन वी हैव अ म्यूटेशन ऑन कार्बन नंबर बीटा चेन के कार्बन नंबर 2 के ऊपर, और कार्बन नंबर 5 भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, वहाँ पे ये चेंज आता है। तो इसमें होता है क्या थैलेसीमिया में? वहाँ तो आपने पढ़ दिया सिकलिंग होती है आरबीसीज की, तो इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में? इसमें ब्लड की, पढ़ लो यार, ये आज की बात नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्या लिखा है मैंने? डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन में डिफेक्ट आता है। क्या डिफेक्ट है वो? तो डिपेंड करता है वो कौन सी टाइप आप पढ़ रहे हैं। थैलेसीमिया की कितनी टाइप्स हैं? एक है थैलेसीमिया, और एक है थैलेसीमिया माइनर और मेजर। अगर हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब बीटा चेन की दोनों चेन के ऊपर म्यूटेशन हुई है, तो कंडीशन होमोजाइगस बन गई, वो मेजर हो गया। अगर बीटा चेन की एक चेन के ऊपर म्यूटेशन है, दूसरी सही है, तो वो कंडीशन हो गई हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? माइनर कंडीशन। मेजर कंडीशन और माइनर के अंदर और क्या बात है? इसमें आरबीसी प्रोडक्शन होती है, और आरबीसी जो प्रोड्यूस्ड होते हैं बिफोर कंप्लीटिंग देयर 120 डेज, इनका नॉर्मल स्पैन क्या है? मगर बिफोर कंप्लीटिंग देयर 120 डेज द आरबीसी गेट्स रप्चर। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब खून की कमी होगी कि नहीं होगी? आरबीसी काउंट इसमें कम मिलेगा, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में क्या रहने के चांसेस हैं? इनको क्या रहता होगा? एनीमिया।
और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए क्या करते होंगे, आयरन इनटेक करते होंगे। आयरन इनटेक करेंगे तो एनीमिया सही हो जाएगा। यूजुअली एनीमिया हो रहा है, आयरन इनटेक करेंगे एनीमिया सही हो जाएगा। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। ये सब मैंने क्या बताया, माइनर। कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, जिसमें आरबीसीज 120 दिन पूरा किए पहले क्या हो जाते हैं, जिसमें इनके आरबीसीज की क्या रहेगी, क्या हो जाएगा इनको, और इस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं ये, तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। अब आ जाओ उसकी बातें करें। कौन सा कंडीशन है, मेजर में क्या मिलता है, ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज ही कम होता है। वहाँ बन तो रहे कम अज़ कम, यहाँ पे तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज ही कम है भाई, आरबीसीज ही नहीं बनता। तो आरबीसीज नहीं बनेगा तो यहाँ पे तो इनको क्या रहता है, सीवियर एनीमिया, सीवियर लॉस ऑफ ब्लड। इन्हीं बच्चों के लिए तो क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, एडवर्टाइजमेंट इन्हीं बच्चों के लिए चलता है, खून का अतिया कीजिए, एक ज़िंदगी एक जान बचाइए। इनको ज़िंदा रहने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है इनका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्लड इनको बार बार हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में ब्लड लगता है तो ये ज़िंदा रहता। व्हाट इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट, अगर ये सवाल आएगा, और ये आया हुआ है, ये तो मैंने नए सवाल नहीं बनाए, एमडी कैट के पुराने सवाल हैं। व्हाट इज़ द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पढ़ा है ना ये कहीं, तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा, जाइए ना, बस एक लाइन पढ़ के बैठ गए तुम लोग, थैलेसीमिया ही पढ़ लेते पूरा वहीं पे। चलो सही, ये तो याद किया कम इसको। परमानेंट ट्रीटमेंट अगर कोई पूछे आपसे तो आपने बोलना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्यों, यस, असल में कहाँ पे ख़राबी है भाई, कहाँ मसला है, बोन मैरो। वहीं से आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं वही प्रोड्यूस नहीं होता। आरबीसी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बोन मैरो से जो होता है, जो आरबीसी प्रोडक्शन बोन मैरो से जो आरबीसी प्रोडक्शन होती है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, एरिथ्रोपोइसिस या एरिथ्रोजेनेसिस। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी के बनने का मत, सही। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एक बाइकार्बोनेट आयंस के ज़रिए, जिसमें या तो पोटेशियम या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों शामिल हो सकता है। दूसरा, प्लाज्मा के अंदर से इसकी डिसोसिएशन होती है। और तीसरा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर सबसे ज़्यादा तादाद इससे ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आपको जैसे मैंने हीमोग्लोबिन बताया, तो यहाँ पे एक और लफ्ज़ आता है, किताबों में लिखा हुआ है आपकी, ये वाला, पता है इसके बारे में, कहाँ पे होता है ये, किस कलर का होता है, बस बहुत हो गया है, अभी चैप्टर ख़त्म करो, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, अब आपको खुद पढ़ना है। पढ़ते नहीं हो आप लोग घर पे जाकर? बायोरिसेप्टर्स पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे, ठीक। ये बायोरिसेप्टर पढ़ के आएगा।
थैलेसीमिया बड़ा मशहूर टॉपिक है ये। अब ये आपको बहुत अच्छे की पॉइंट्स में लिख दिया। अगर अभी भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सुन रहे हैं आजकल बड़ा पोलियो आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। पोलियो की वैक्सीन वगैरह, पोलियो के टॉपिक भी पढ़ के जाना। पोलियो का वायरस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे फैलता है, ये पहले मैं आपको एप्टीट्यूड में पढ़ा चुका हूँ। किस जगह एंटर होके किस जगह को इफेक्ट करता है बॉडी में, पैरालिसिस क्यों होती है, याद है? स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करने के बाद। चलो भाई चैप्टर्स बताओ क्या क्या रह गए, कितना ओपन? यही है। क्या रेशियो होता है भाई वाटर और ऑक्सीजन का? 1:2:1। ऐसी था, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहे थे? फिर मैं ना गलत तो नहीं बता रहा मुझे? 2:1 ही है ना, ऐसे ही है ना H2O। भाई पढ़ना है नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है तो एक एक सवाल का जवाब दे दो फिर सारे हैं। नहीं सवाल पूछ लेते हैं एक एक अपनी मर्जी का, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी करके देखना चाहिए। ये करते हैं, क्या अच्छा आइडिया दिया आपने। मगर हम शुरू यही करेंगे इसलिए मैंने आपको लिख दिया बायोमॉलिक्यूल। चले भाई लाइट्स ऑन करें और ज़रा सवाल जवाब शुरू करते हैं। Which one of the following
forms the head in phospholipid? You can raise your hand if you want to answer. Which one of the following forms the head in phospholipid? Fatty acid, cholesterol, phosphoric acid, cholesterol, nitrogenous base, या फिर phosphoric acid and fatty acid? Which of the following forms the head in phospholipids? Phospholipid में head किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? अब दूर तर्जुमा करूंगा तो ज़्यादा आसान लगे आपको? नहीं? पहला फैटी एसिड से मिलकर बनता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल या नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है, चौथा फॉस्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड से मिलकर बनता है। इसका आंसर है हाँ भाई बताइए कौन है कि बताएगा? जी भाई ऑप्शन तुम्हारे बेटा ने पहला फैटी एसिड से, दूसरा कोलेस्ट्रॉल से, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और नाइट्रोजनस बेस से, चौथा फॉस्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड। डी ऐसा वोटिंग कर लेना, ए वाला आ जाना जो फैटी एसिड बोले, बी वाले आ गए कोलेस्ट्रॉल जो बोल रहे थे, एक बी कोलेस्ट्रॉल का, सी वाले आ जाए फॉस्फोरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, नाइट्रोजन बेस। 1 2 3 4 और डी वाले फॉस्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड। आंसर सी है फॉस्फोरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है ओके आप मेरे किताब खोलिए। Which of the following sugar molecules are condensed? इसी चैप्टर से दूसरा भी जो हम ये पढ़ने वाले। Which of the following sugar molecules are condensed to produce sucrose? नम्स में आया है ये 2025 में। Which of the following sugar molecules are condensed to produce sucrose? Glucose galactose, glucose fructose, glucose glucose या glucose fructose 6-phosphate? अबे क्या कंडेंस सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और बोलो ना इसमें उर्दू तर्जुमा करके दूंगा ये सवाल जवाब के। स्टॉप बोलना स्टॉप, तुम बोलना स्टॉप। वे क्या आवाज तो निकाल ले तो तुम बोलना स्टॉप। ये तो थ्योरी है, ये इसमें हम आगे नहीं चला थ्योरी के ना इसमें ओके
एनएचएस वाला आ रहा है, सीएसएफ वाला आ रहा है, चीड़ी खेल रहा है, चीड़ी 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 चिड़िया खड़ी है कि ना तुम्हारे यहाँ 16 अगस्त उड़ाते हैं ना बैठ के तो बड़ी ये चीड़ी कटी हुई मिलेगी तो घूम रहे हो गए तो लेगी साथ उड़ा रहे हो भी आपको देख रहा था ये ऑप्शंस की लिस्ट क्या ऑल ऑफ दीज मैंने देखा था इसमें कहीं सीएसएस ना लिखा हो ओके पिछले साल का सवाल है बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज में BUMHS में 2025 which structure conducts the action potential deep into the muscle fiber which structure conducts the action potential deep into the muscle fiber में कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करा है ठीक है मसल फाइबर ऑप्शन ए सी लाइन ऑप्शन बी सार्कोमेयर ऑप्शन सी टी ट्यूब्यूल ऑप्शन डी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और सुनिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है which conducts the action potential deep into the muscle fiber which structure conducts the action potential deep into the muscle fiber option A Z line option D sarcomere option C T tubules option D sarcoplasmic reticulum हाँ भाई Z line वाला आ रहा है sarcomere वाला आ रहा है T tubule वाला आ रहा है sarcoplasmic reticulum वाला आ रहा है कौन सा टी ट्यूब्यूल है मशहूर ऑप्शन है टी ट्यूब्यूल डाउट भी है इससे Tissue fluid in a lymphatic system is called as tissue fluid in the lymphatic system is called as the lymph. वही वाला सवाल से जो हम पढ़ते रहे During diastole, the heart chambers are dash. यहाँ पे सवाल सुनिएगा relax and fill with blood, contract strongly, reject blood into arteries या remain closed. Relax and fill with blood. Which cells are involved in humoral immunity? Humoral immunity में कौन से cells involved होते हैं? B cell, T cell, B and T cells, all of them. Humoral immunity में कौन से cells involved होते हैं? B cell, T cell या B and T don't both? T वाला आता है? T वाला आता है? कोई नहीं उड़ाएगा. B कर देते हैं.
Humoral immunity because of B lymphocyte, B cells, और self-mediated immunity because of T lymphocyte.